हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो 11th क्लास है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर इधर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखिए, जब लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पर सर्कुलेशन के बारे में, तो सर्कुलेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, जो चीज़ हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे अंदर एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसी को हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर ब्लड। तो ब्लड इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर जो है जो बॉडी फ्लूइड है, जो बेसिकली सर्कुलेट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ब्लड है और प्लस में हमारे पास लिम्फ होता है। तो दो तरीके के सर्कुलेटरी हमारे सिस्टम बॉडी में होते हैं, ब्लड होता है, लिम्फ होता है। तो बहुत सारे लोग ब्लड बढ़ा देते हैं बट लिम्फ नहीं बढ़ाते, या थोड़ा सा हल्के में लेते, बट लिम्फ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, जो हमारी हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। और फॉर दिस पर्पस अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, वो भी बहुत सारे सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ह्यूमंस के अंदर पूरा प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आज ब्लड के बारे में। देखो, जब हम लोग यहाँ पर ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्लड बेसिकली इज द लार्जेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड मेरे पास क्या है, ब्लड इज द लार्जेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास लार्जेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये पूरी बॉडी के अंदर बेसिकली यहाँ पर सर्कुलेट करता है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। अब ब्लड के देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाता है प्लाज्मा। सबसे पहले इसके अंदर प्लाज्मा आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है यहाँ पर हमारे पास इधर में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक प्लाज्मा है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे पास ब्लड सेल्स होती है जिसके अंदर आरबीसीज, फिर हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, और देन आती है बच्चों हमारे पास इधर में प्लेटलेट्स। एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। देखो, जब प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है जी। और लिम्फ विच इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड जो होता है हमारा यहाँ पर प्लाज्मा होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लगभग अभी हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं 90 से 92%, यानी 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है जी, यानी कि 90 से 92% इसमें वाटर होता है और 6 से 8% अब इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन होते हैं। तो जिनसे मिलकर के हमारे पास इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है, कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सबसे मेन चीज जो आती है इसके अंदर वो है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हमारे पास 3 तरीके के प्रोटीन है जो इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज द फिब्रिनोजन सबसे पहले। दूसरा होता है बच्चे हमारे पास यहाँ पर ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है हमारे पास इधर में यहाँ पर एल्ब्यूमिन। तो फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चे फिब्रिनोजन के बारे में। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, ये रिक्वायर्ड होता है हमारे पास यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग में और कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर। चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, पपड़ी जम जाती है ना बेसिकली, तो वो फिब्रिनोजन के कारण होता है। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्लोटिंग फैक्टर है हमारे पास, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो है। ग्लोबुलिन जो होता है हमारे पास, ये किस चीज़ में हेल्प करता है बच्चों, इसका पर्पस होता है बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, जैसा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये स्फेरिकल प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलिन हमारे पास क्या है, स्फेरिकल प्रोटीन। ठीक है, दीज आर द स्फेरिकल प्रोटीन बच्चे हमारे पास ये ग्लोबुलिन होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, इम्यूनोग्लोबिन सी, इम्यूनोग्लोबिन डी, है ना, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन वर्ड उसके अंदर आता है ना, तो वो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ही होते हैं बेसिकली जो।
तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, स्फेरिकल प्रोटीन होते हैं। और सबसे जो पॉपुलर है वो है हमारे पास एल्बुमिन। एल्बुमिन का फंक्शन होता है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑस्मो रेगुलेशन में बच्चों। ये बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। अब मैं आपको बताऊं कि मेनली हमारे पास जो है 5 लीटर ब्लड है ऑन एवरेज, ठीक है जी। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं मेनली 5 लीटर ब्लड इन आवर बॉडी, 5 लीटर ब्लड होता है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अंदर जो मेनली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। 90 से 92% जैसे मैंने बोला वाटर है, मेनली वाटर है। और वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मेनली इसके अंदर वाटर है और ये हमेशा मूव करता है बच्चों हायर कंसंट्रेशन से जहाँ पर मेरे पास लोअर कंसंट्रेशन होगी, मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से। ये मेरे पास इधर में क्या है, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन। और ये मेरे पास इधर में क्या है बच्चों, दिस इज द लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को ये मूव करता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस ही तो ऑस्मोसिस कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, दिस इज द ऑस्मोसिस। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली देखो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये टिश्यू है, ठीक है, दिस इज द टिश्यू, ये बॉडी टिश्यू हमारे पास है। और हम लोग क्या देखते हैं, इसके साथ में ही प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर इधर में ये ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर बच्चों देखो यहाँ पर ब्लड है इधर, दिस इज द ब्लड, ये हमारे पास ब्लड है। अब हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली कि इधर जो है यहाँ पर आपका ये ब्लड है और ये टिश्यू। और जब मैंने बोला कि ब्लड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि इस तरफ H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा और टिश्यू के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, यही बात मैंने बोली जो है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास ये वाटर ब्लड से कहाँ जाएगा बच्चों, टिश्यू में जाएगा। ये वाटर जो है वो ब्लड से टिश्यू के अंदर मूव करता है हमारे पास, ये देखिए जी, ये यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा इसके अंदर बेसिकली। चलिए, तो ये वाटर हमारे पास यहाँ पर मूव करता है बच्चों, ब्लड से कहाँ पर जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा। अब ये क्या करता है बेसिकली, हमारे पास समझने की कोशिश करना कि ये काम कैसे करता है, कि जो एल्बुमिन होता है बेसिकली, इसी के अंदर क्या होता है हमारे पास, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अब ये एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखता है बच्चों, होल्ड करके रखता है। और इसी की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर थोड़ी सी ना टाइटनेस होती है, टफनेस होती है जो है। अब सर्दी जो बेसिकली ज़्यादा एज में होने के बाद, या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है, ब्लड मूव तो इस तरफ तब भी करेगा लेकिन एल्बुमिन इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो होती है थोड़ी सी लटक जाती है, थुलथुला जिसको बोलते हैं जो। तो ये ब्लड जो वाटर है ब्लड से टिश्यू में जाएगा और इस वाटर को ब्लड में होल्ड करने के लिए कौन प्रेजेंट है बच्चों, एल्बुमिन प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है हमारे पास यहाँ पर मेंटेन रहता है, ठीक है। जब एज बढ़ जाती है तो फेस पर स्वेलिंग सी दिख जाती है आप लोगों को, जो है होता ना, किसी का जो है मुंह फूल जाता है, डबल चिन आ जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है बेसिकली। तो रीज़न होता है कि वाटर जो है ब्लड से बाहर आके टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ठीक है। नहीं तो क्या कर रहा है, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास एल्बुमिन है जो वाटर को होल्ड करके रख रहा है। अब ये एल्बुमिन कम हो जाएगा तो वो टिश्यूज़ में जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है, ठीक। चलिए, ये हमारे पास हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। इसी प्लाज्मा के अंदर थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये सारे प्रोटीन तो प्रेजेंट है। प्लाज्मा आल्सो हैव सम मिनरल्स, इनके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है। मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स
और लिपिड्स, ये सारी चीज़ें भी हमारे प्लाज्मा के अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एक प्लाज्मा होता है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो प्लाज्मा या वो ब्लड जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर इधर में सीरम। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर भी नीट के अंदर, तो सीरम हम यहाँ पर बोलते हैं बेसिकली प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। तो इसके अंदर कोई भी क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पर इधर में प्रेजेंट नहीं है। चलिए, तो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। देखो, जब मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, आरबीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आरबीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है, बट आजकल सी के आगे छोटा सा एस लिखा हुआ है, तो बढ़िया लैंग्वेज में ऑफ बायोलॉजी हम इनको बोलते हैं इधर में रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यही हमारे पास रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं इन द मेडिकल लैंग्वेज में बच्चों इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स होती है जो, ठीक है। तो जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, कहीं कहीं आरबीसी लिखा होता है, कहीं कहीं पर इराइथ्रोसाइट्स भी लिखा होता है जब डीप टेस्टिंग करवाते हैं। तो आल्सो नोन एज आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एंड इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर मोस्ट अबेंडेंट यानी कि भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। मान के चलिए 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी फाउंड इन पर mm³ ऑफ ब्लड। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर जो। एंड ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है बच्चों, देखो आर से रेड ब्लड सेल्स, और मैं आपको बताऊँ इन रेड बोन मैरो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, इसी के ठीक बिल्कुल बैक साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और उसी बोन मैरो के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये रेड सेल्स बनती है। कहाँ पर, रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनती है बेसिकली जो है, ठीक है जी। तो आप कभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लड को बनाने वाली जो ब्लड स्टेम सेल होती है, ब्लड मदर सेल होती है, वो हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर बच्चों। तो ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर वो बन जाता है हमारे पास यहाँ पर। अब आरबीसी के अंदर एक और चीज़ है मेन, देखो आरबीसी की शेप भी बता दो, शेप कैसी होती है। तो स्फेरिकल शेप होती है इसकी, टॉप व्यू से देखते हैं जब। अदरवाइज हम लोग आपको बताएं कि इसकी जो शेप होती है बेसिकली वो बाइकॉनकेव शेप होती है। इसकी शेप कैसी है बच्चों, बाइकॉनकेव शेप, ये देखिए टॉप से और बॉटम से, इधर से बीच में से बिल्कुल बालूशाही की तरह होती है, पिच की हुई होती है। तो ये बाइकॉनकेव होती है, कॉनकेव वीरा, एक कॉनकेव वीरा, ये बाइकॉनकेव शेप हो गई हमारे पास यहाँ पर। अब इनके अंदर हम देखते हैं कि देयर इज अ नो न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूक्लियस फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है जो हमारे पास यहाँ पर आरबीसी होती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देयर इज नो न्यूक्लियस फाउंड इन आरबीसी इन मैमल्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिनकी आरबीसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्टार लगा के लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस फाउंड इन आरबीसीज ऑफ, सबसे पहले तो फ्रॉग एंड कैमल। तो कैमल और फ्रॉग की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, लेकिन बाकी अदर मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और इसी की वजह से क्या होता है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। देयर इज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, मात्र 120 दिन का, सिर्फ 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है हमारे पास। किस चीज़ का बच्चों, आरबीसी का। तो आरबीसी बॉडी के अंदर डेड होती रहती है, बनती भी रहती है, क्योंकि सारी आरबीसी एक साथ डेड नहीं होती, कभी कोई डेड होगी कभी कोई डेड, और उस चक्कर में हम देखते हैं दोबारा वहाँ पर बन भी रही होगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। हाँ, आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए तब अलग बात है, किसी ना किसी मेडिकल इशू के कारण। तो इनके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है,
ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखिए दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द पैनक्रियाज। ये हमारे पास इधर में लीवर होता है। तो यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है बच्चे यहाँ पर इधर में स्प्लीन। इसको हम लोग यहाँ पर स्प्लीन बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, मात्र 120 दिन का होता है। और स्प्लीन जो होता है, जैसे ही आपकी आरबीसी 120 दिन बाद डेड हो जाती है, डेड होने के बाद कहीं ना कहीं जाएगी, तो स्प्लीन हमारे पास वो ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं इधर में, बिल्कुल सही बात है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जितनी भी हमारे पास डेड आरबीसी होती है वो सारी की सारी स्प्लीन में आकर के कलेक्ट हो जाती है। देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्प्लीन अब उनको क्या कर देता है बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और जितनी भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है डेड होने के बाद, एक तरीके की डेब्रिस बन जाती है, उसको बॉडी में से निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स है, कोई इशू नहीं है। चलिए एक और मुख्य बात यहाँ पर आरबीसी के अंदर ही हम देखते हैं प्रेजेंट होता है बच्चों, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ HB, मतलब कि हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास यहाँ पर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब आयरन, बिकॉज आयरन की ओर का नाम होता है हेमेटाइट, उसी से वर्ड ड्राइव किया गया है। और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ग्लोबिन हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ग्लोबिन हमारे पास यहाँ पर इधर में प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन इज बेसिकली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। ये हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है, ठीक है। और इसी आयरन की मदद से ही हीमोग्लोबिन क्या हो गया, प्रोटीन। अगर मैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं तो देखो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है और यहाँ पर देखो ये आयरन मॉलिक्यूल है, ये आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये O2 को होल्ड करके रखता है बेसिकली। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को पकड़ता है, 4। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है और कॉम्बिनेशन बन जाता है HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया हमारे पास यहाँ पर बच्चे। तो ये चीज़ होती है। और हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ होती है जब लंग्स के अंदर, देखो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या इनहेल करते हैं, एयर। हम कभी भी ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, ठीक है जी, ये बात याद रखना। हमारी नाक में कोई फिल्टर थोड़ी लग रहा है कि हम ऑक्सीजन ले लेंगे, वी ऑलवेज इनहेल एयर। उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को डिराइव करता है कौन, एल्वियोलाई में से हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें से उसको डिराइव कर लेगा, आइसोलेट कर लेगा और देन उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा HbO2 का। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, आरबीसी में। आरबीसी कहाँ है, ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स कहाँ है, ब्लड में। और ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, जहाँ पर बाद में टिश्यू उसको डिराइव कर लेते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है बेसिकली, उसी के थ्रू न्यूट्रिशन भी हो रहा है, उसी के सिस्टम के थ्रू हमारे पास यहाँ पर एक्सक्रीशन भी हो रहा है। चलिए, तो रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसको बोला था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है बच्चों, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या है, वो मेटल है। तो जिन प्रोटीन के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल होता है वो हमारे पास यहाँ पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाते हैं। तो एक तरीके का ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना। बेसिकली ट्रांसपोर्ट भी नहीं, सर्कुलेशन करना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मतलब तो इधर से माल उधर पहुँचा दिया, बट सर्कुलेशन में जा रहा है वापस आ रहा है, ये चीज़ है। तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, जो जाइलम और फ्लोएम करते हैं बच्चे। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का होता है, आफ्टर विच इज डिस्ट्रॉइंग द स्प्लीन, और स्प्लीन इज कॉमनली नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक बात और बता देता हूँ, जैसे आप लोग ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड बच्चों।
अगर इसका अमाउंट कम या ज़्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, LDL HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ये आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ऐसा होता है। उस कंडीशन में आपको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, एटोर्वास्टैटिन है या स्टैटिन है ना, आपका जो है बहुत सारी इस तरह के नाम से मेडिसिन आते हैं जिनके भी लास्ट में स्टैटिन लिखा हो, वो कोलेस्ट्रॉल की होती है, खून पतला करने के लिए यहाँ पर वो मेडिसिन बेसिकली यूज़ की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो आपको भी रिपोर्ट्स देख करके पता चल जाना चाहिए कि भैया ये कम है या फिर ये ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आरबीसी बच्चे। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब कि राइथ्रोसाइट्स हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स को ही जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है, क्योंकि इसका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और डब्ल्यूबीसी का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर। ये डब्ल्यूबीसी आएगी, अपने सूडोपोडिया निकालेगी और पैथोजेंस को क्या कर देगी बच्चों, इंगल्फ कर देगी। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। यहाँ पर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, बात करते हैं बच्चों किसके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी को ही हम लोग यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है जी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। और हम आपको बताते हैं बच्चों कि ये जो डब्ल्यूबीसी होती है कलरलेस होती है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। आल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो नेचर होता है बेटा, वो मेरे पास यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक से मतलब क्या है, ये मेरे पास पैथोजन है, डब्ल्यूबीसी आएगी, सूडोपोडिया निकालेगी और इसको इंगल्फ कर लेगी, ठीक है जी। तो ऐसा नेचर फैगोसाइटिक कहलाता है। बाकी हमारे पास इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, देयर इज़ अ इरेगुलर शेप यहाँ पर हमारे पास। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा वो वेरी करता है। किसी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन हफ्ते भर का, किसी का महीने का, किसी साल का भी होता है, ये चीज़ होती है। न्यूक्लियोटाइड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, एवरेज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड हमारे पास प्रेजेंट होती है। अगर बॉडी के अंदर कई बार हम टेस्टिंग करें और मान लो सोचो कि अगर अचानक से बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। यानी कि गारंटेड आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसका पता नहीं चल रहा, लेकिन उसकी वजह से बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ गया। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट तभी बढ़ता है, आप ये मत सोचना सोल्जर ऑफ द बॉडी है और डब्ल्यूबीसी बॉडी में बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, नहीं। वो तभी उसका अमाउंट जो है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की होती है। वी हैव 2 टाइप्स, जिसमें एक होती है मेरे पास ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलो देखो GNEB याद रखना, इसको लर्न करने की निमोनिक है हमारे पास जनाबे आलम। तो GNEB जनाबे आलम, आलम जनाबे आलम, ठीक है जी, सबसे पहली चीज़। चलिए, अब देखो G मतलब ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये मेरे पास सबसे पॉपुलर जो आ जाती है इसके अंदर वो आती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है जी। सबसे पॉपुलर न्यूट्रोफिल्स हमारे पास होती है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है बच्चों इसिनोफिल्स और फिर आती है हमारे पास यहाँ पर बेसोफिल्स। कई बार हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी पता चलता है। अगर आप थोड़ा सा महंगे वाला टेस्ट बोलेंगे, बोले भैया थोड़ा डीप टेस्ट कर दो, तो डीप में आपको जो है आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की टाइप्स भी आएंगी, वहाँ पर जो है प्रॉपर इनकी काउंटिंग भी आएंगी जो है,
ठीक है जी। TLC होता है जैसे टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स होता है ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है। दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके की है, जिसमें एक आ जाता है लिम्फोसाइट्स बच्चे, और दूसरी हमारे पास यहाँ पर मोनोसाइट्स आ जाती है, ठीक है जी। 10th क्लास में भी हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जहाँ पर अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी सारी चीज़ें ही आती है सेम। और 11th क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हार्ट किस तरीके से पूरी ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, बिकॉज हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज़ नॉट अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो चीज़ सर्कुलेट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। तो ये 2 तरीके की हमारे पास चीज़ें आ जाती है बच्चे। तो सबसे पहले हम एक एक करके जब इनके बारे में बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आप लोगों से न्यूट्रोफिल्स के बारे में। चलिए देखिए, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करते हैं तो लगभग 60 से 65% यानी 60 to 65% और टोटल WBC इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है। तो लगभग 60 to 65% ये प्रेजेंट होती है, और इनका जो नेचर होता है वो फैगोसाइटिक होता है, जो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज़ को पहचानते, आइडेंटिफाई करते हैं और देन उसके बाद उनको किल कर देते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, हमारे पास जो सेल्स होती है बेटा वो होती है यहाँ पर इधर में बेसोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। अच्छा, बेसोफिल्स भी इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बेसोफिल्स है। बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, जो बेसोफिल्स के ऊपर। तो बेसोफिल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 0.5 to 1% हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट होती है, ठीक। दूसरी बात, इन्हीं के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है, जिसमें हमारे पास हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है और हेपरिन है। यहाँ पर हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, ये चीज़ें रिलीज़ होती है बच्चों, और ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर। बेसिकली अगर बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है, कुछ और चीज़ होती है, तो ये रिलीज़ होती है, और देन इनके अगेंस्ट में हमारे को एंटी हिस्टामिन लेते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज़, ऐसी चीज़ इंगल्फ कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एलर्जी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उससे एलर्जी? अगर बॉडी कोई सिम्टम ही शो ना करे, बॉडी कुछ करे ही ना, नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहे, तो आपको नहीं पता चलेगा ना। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़बरदस्त होता है कि वो अनप्लग्ड सिम्टम्स देना शो कर देगी, ठीक है। आपको वो इंडिकेट कर रही है, क्या हो जाएगा, पूरे फेस पर दाने हो जाएंगे, है ना, खुजली होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होने लगती है, कुछ इस तरह के जो है, पित्त उधड़ जाती है, जैसे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं पूरी बॉडी पे जो है थोड़ी देर के लिए। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, फिर एलर्जिक सिम्टम्स, और वो किस लिए रिलीज़ हो रहे हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन वगैरह के रिलीज़ होने के कारण। अब आप क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट में एंटी हिस्टामिन ले लेंगे, जैसे सिट्रिजन की गोली आती है, लिवोसिट्रिजन जो होती है बेसिकली, ठीक है, या फिर आपकी जैसे एलेग्रा आती है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी मेडिसिन होती है जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, किस चीज़ के लिए, जो इनके इफ़ेक्ट्स को, इनके सिक्रेशन को तुरंत दबा देगी। तो उस समय वो एलर्जी तो ठीक हो गई, बट उससे आपको ये पता चल गया किस स्पेसिफिक चीज़ की खाने की वजह से आपको एलर्जी हुई है, तो आप उनको अवॉइड करते हैं। छोटा सा टेस्ट होता है एलर्जी टेस्ट, आप कहीं भी जा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में करवा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के भी अंदर इन्वॉल्व होता है। देखो, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है वो भी समझो। एक तो चीज़ होती है हमारे पास स्वेलिंग, स्वेलिंग अलग चीज़ है और इन्फ्लेमेशन अलग चीज़ है, ये भी बात याद रखना। स्वेलिंग में पेन भी होता है, दर्द भी होता है, चोट लगी वहाँ का आसपास का एरिया सूज जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको मॉस्किटो कट कर लेता है तो वहाँ पर गोला उठ जाएगा, है ना जी, फूल जाएगा, बट अपने आप थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाता है। इसका क्या कारण होता है कि जितनी भी इम्यून सेल्स होती है वो वहाँ पे आकर के इकट्ठी हो जाती है और उस एरिया को हील करने लगती है। तो जब वो वहाँ पर आकर के इकट्ठी होती है, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। उसमें पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर में जब वो मैकेनिज्म अपना काम कर दे, ठीक हो जाएगा, वो अपने आप दोबारा से सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शंस में भी प्रोसीजर्स के अंदर ये काम करता है। एसिनोफिल्स आ जाती है बच्चों हमारे पास लगभग यहाँ पर इधर में 2 से 3% होती है हमारे पास, यहाँ पर जो ये एसिनोफिल्स होती है, और इनका काम है रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड, आल्सो है, वो तो एसोसिएटेड है ही, बट ये भी आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो एक तो रेसिस्ट इन्फेक्शन, सबसे पहली चीज़ तो रेसिस्ट इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फैलने नहीं देगा।
अब सोचो इसिनोफिल्स का बॉडी के अंदर अगर लेवल कम हो जाता है तो अगर कोई भी चीज़ जो आपको इन्फेक्ट कर रही है वो फैलती चली जाएगी। अदरवाइज प्राइमरी इम्यूनिटी हमारी बॉडी की सेल्स ही होती है, हमारी स्किन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारी मार्केट में बीमारियां घूम रही हैं उनसे बचा करके रखती है। इस समय देखो दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, हमारी स्किन है, हमारे जो जितने भी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है, ग्लैंड्स, उनके अंदर जो म्यूकस होता है ना, पार्ट्स के अंदर, ईयर्स के अंदर, नोज़ के अंदर, ये भी प्रोटेक्ट करके रख रही है, लंग्स के अंदर भी, बट अप टू ए लिमिट तक, समझो। अब ये थोड़ी तुम्हें पता है भैया किसी चीज़ को खाने से एलर्जी, तुम उसे खाना अवॉइड कर दोगे। अब दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, यहाँ से कहाँ जाओगे, ठीक है जी। तो वो कंटिन्यूटी में रह रहे हैं, तो यू नीड टू वियर मास्क, आपको मास्क पहनना पड़ेगा बेटा, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। तो ये एक तो रेसिस्ट इन्फेक्शन और आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस के साथ भी ये हमारे पास एसोसिएटेड होती है, तो बहुत बढ़िया काम है इनका, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा जो, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अंदर मास्क नहीं पहनना चाहिए, घर से बाहर ही जब कर रहे तब आपको ये मास्क वियर करना है बेटे, जो यही बात याद रखना। तो हमारे पास यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स लगभग जो होती है, देखो ये दो तरीके के, तो बहुत मेजर पार्ट है लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स होती है बच्चे हमारे पास इम्यून सेल। अब ये दो तरीके की सेल है, एक है ये बी सेल और एक होती है टी सेल। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर इधर में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, पैथोजन को आइडेंटिफाई करना, और पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या किया जाता है, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद टी सेल बी सेल को एक तरीके से उस पैथोजन को किल करने की सुपारी दे देती है और बी सेल उसको किल करती है। बी सेल का नेचर ही फैगोसाइटिक होता है, बट ये काम हो किसकी वजह से रहा है, टी सेल की वजह से। तो टी सेल आइडेंटिफाई करके जाएगी और देन बी सेल उस पैथोजन के पीछे पीछे जाएगी जो, तो दोनों का ही काम यहाँ पर मेन है। सोचो अगर टी सेल उस पैथोजन को, उस फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई ना करे तो बी सेल कभी भी पैथोजन को किल नहीं कर पाएगी जो। तो अगर कभी कोई ऐसा डिसऑर्डर होता है, डिसीज़ होती है, जैसे कि जहाँ पर वायरल डिसीज़ होती है और वो टी सेल को अपनी तरफ ही मिला ले, तो बॉडी के अंदर बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। वो बी सेल को बोलेगी नहीं और ना ही पैथोजन को किल करेगी। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लेवल जो स्प्रेड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब भी बॉडी के ऊपर कोई फॉरेन बॉडी अटैक करती है, सबसे पहले वो क्या करती है, वो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स को किल करने की कोशिश करती है। तो लगभग लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट 20 से 25% इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लगभग 20 to 25% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जी। चलिए, मोनोसाइट्स जो होती है वो 10 से 15% होती है हमारे पास। और ये कैसी सेल्स होती है, मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेजिस क्या होता है, टिश्यू के बीच में कहीं कहीं पर आराम से बैठी हुई सेल्स होती है, और जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटीजन, पैथोजन वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, कोई अटैक होता है बैक्टीरिया का, वायरस का, उनको किल करने की कोशिश करती है। ये होती है नेचुरल किलर सेल्स, ये होती है साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, ये होती है मैक्रोफेजिस हमारे पास। बहुत मेन रोल होता है बच्चों इनका भी यहाँ पर। और उसके बाद अब WBC के बाद हमारे पास जो तीसरी सेल आ जाती है बेटा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, दिस इज द थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है हमारे पास, यानी कि प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही बात है। चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, पपड़ी जम जाती है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चे, चलिए यहाँ पर कोई चोट लग जाती है, ठीक है जी, ब्लीडिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम हेमरेज, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये ब्लड निकल रहा है। तो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होती है, बट यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन फाइबर्स होते हैं फिब्रिन के, और वो आकर के इस तरीके से इंडेंगल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस एरिया को पूरा का पूरा बच्चों क्लोट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से ब्लड क्लोटिंग में हमारे पास हेल्प करता है। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। से थ्रोम्बोसाइट्स कैसे बनती है, फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ, प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये जो सेल्स होती है मेगा कैरियोट्स, इनकी फ्रेगमेंटेशन के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ठीक है जी। प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मेगा कैरियोसाइट। सेल्स होती है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे आकर के यहाँ पर जैसे ड्रेसिंग करवाते हैं ना हम लोग, चोट लग जाती है तो
पट्टी उसी तरीके से यहाँ पर आकर के चिपक जाती है। ब्लड के अंदर मान के चलिए नॉर्मली लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ होती है। 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड, तो ये भी बढ़िया अमाउंट में होती है जो, ठीक है जी। इन्वॉल्व इन द रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ब्लड कोगुलेशन, वो पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है जो ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों। कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं अब ये कम हो जाती है, मान लीजिए प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग डिसीज़ बच्चों, वो हमारे पास ब्लीडिंग डिसीज़ कहलाती है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गई तो ब्लड तो हमारे पास रिलीज़ होता रहेगा जो है, यानी रिड्यूसिंग प्लेटलेट्स इन द ब्लड, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर इधर में जो है पुरपुरा। ब्लीडिंग डिसीज़ का नाम जो है वो पुरपुरा है, ठीक है। दिस इज द ब्लीडिंग डिसीज़, यानी कि एक तरीके से रिड्यूस्ड प्लेटलेट्स हमारे पास रिड्यूस हो जाती है नंबर्स में, ये चीज़ें दिक्कत होती है। ये बच्चों हम लोगों ने आपसे बात करी है यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों ब्लड कोगुलेशन के बारे में, और साथ में बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।